मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीडीसी लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक मॉडल पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाहर ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको हम डिस्कस कराएंगे। क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में बहुत सारे पॉइंट्स को भी हम लेके चलेंगे और सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस को लेके, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका लेड एसीटेट। ठीक है ना, लेड एसीटेट वूल इज यूज इन द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट टू एब्जॉर्ब। देखो वूल लिखा हुआ है बेटा, तो वूल तो अपन जानते हैं एब्जॉर्ब तो करेगा ही, और लेड एसीटेट का वूल हमने यूज किया हुआ है किसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो इसमें देखें, अगर हम जो ये लिमिट टेस्ट है आपका, ठीक है ना, सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन से भी हमको कुछ सीखना है। देखो लेड एसीटेट लिखा है यहाँ पर। लेड एसीटेट जो होता है ये यूज होता है कहां पर, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में एक एपरेटस यूज होता था जिसको हम लोग गुडजेट एपरेटस बोलते थे। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और इसका रोल क्या रहता है बेटा, जो ये लेड एसीटेट होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब करता है। ये इसका रोल होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है इसमें। देखो आर्सीनेस तो यहाँ पे ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को ही क्या करता है, ये अब्सॉर्ब करता है। ये इसका रोल होता है। ये हमने आपको बताया था जब क्लास आपकी ली हुई थी, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है इसमें आपका लेसर इंटेंसिटी देन द स्टैंडर्ड स्टैंड। तो ये हम बता चुके आपको कि यहाँ पर हम सैंपल का कंपेरिजन किससे करते हैं बेटा, स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करते हैं सैंपल का। और अगर हमारा सैंपल जो रहता है पास तभी माना जाएगा जब वो स्टैंडर्ड से क्या रहता है आपका, उसका जो भी चेंजेस है वो स्टैंडर्ड से क्या रहेंगे, लेस रहेंगे, ठीक है ना। इसमें हम यूज करते हैं स्टेनलेस क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ आर्सिन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जिंक और पोटेशियम आयोडाइड और स्टेनलेस क्लोराइड को यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में बेटा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको यूज करते हैं सॉल्यूशन को एसिडिक करने के लिए। और लेड एसीटेट, देखो ये 4 नंबर का पॉइंट है। लेड एसीटेट जो होता है यूज टू ट्रैप द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, विच में बी जनरेटेड अलॉन्ग विद द आर्सिन। ये आर्सिन गैस जो जनरेट होती है इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी जनरेट होती है। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेड एसीटेट का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेड एसीटेट को हम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है। और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट में याद रखें, ठीक है ना। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट आपको अच्छे से याद रखना, लेड एसीटेट का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, बिलो ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ग्राफ फॉर्म इन द पोलोग्राफी। मैंने आपको जब ये एनालिसिस पढ़ाया था तब मैंने क्लियर आपको बताया था बेटा, इन जितनी भी ये मैट्रिक्स होती है हमारी, इनको एक ग्राफ जरूर याद कर देना। ग्राफ पे क्वेश्चन आता है। पोलेरोग्राफी जो है हमारी टेक्निक जो होती है, ये करंट को मेजर करती है बेटा। पहली चीज तो करंट को मेजर करती है। तो आपका ए ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया यहाँ से, और डी ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है ना। ये आपका खत्म हो चुका है। अब इसमें, ठीक है ना, हमारे पास दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, करंट वाले दो ऑप्शन है। बट जो फ्लोरोग्राफी होती है इसमें करंट वर्सेस ये जो होता है ना पोटेंशियल का कर्व हम लोग बनाते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जनरली जो वोल्टामेट्री होती है या आपकी पोटेंशियोमेट्री होती है, इसमें वोल्टेज वर्सेस वॉल्यूम चलता है। लेकिन पोलरोग्राफी में दोनों ही आपकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना है। पोलरोग्राफी में करंट वर्सेस पोटेंशियल होता है। पोलरोग्राफी में एक इक्वेशन होता है, उसको भी ध्यान रखना है। इक्वेशन कौन सा होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है ना। इसमें डिफ्यूजन करंट रहती है, बाकी जितनी करंट थी वो काम की नहीं होती थी। मैंने पूरा आपको ये बताया हुआ था क्लासेस में, तो ध्यान रखना है इसको। एक पोलरिमेट्री होती है बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पोलरोग्राफी में और पोलरिमेट्री में। पोलरिमेट्री जो होता है वो अलग चीज है, उसमें प्लेन पोलराइज जो लाइट रहता है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम करंट वर्सेस पोटेंशियल का क्या बनाते हैं, कर्व को ड्रा करते हैं, ध्यान रखना है। ये आपका देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, इससे क्वेश्चन आने के फुल चांस हैं, ठीक है ना, फुल चांस है बेटा, ध्यान रखना। पोटेंशियोमेट्री पोटेंशियल वर्सेस यहाँ पर वॉल्यूम रहेगा। एम्पिरोमेट्री करंट वर्सेस वॉल्यूम होगा। देखो इसमें वॉल्यूम है, मेट्री लिखा है, ये मतलब ये टाइटेशन ही है हमारे वॉल्यूमेट्रिक, तो जिसमें वॉल्यूम ले रहे हैं हम टाइटेंट का। कंडक्टोमेट्री में देखो जो मेट्री लगी ना, जिसमें मेट्री लिखा है ना, इसमें सब में आपको एक तो वॉल्यूम होना ही होना है, ठीक है ना। पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल रहेगा वॉल्यूम। एम्पिरोमेट्री में क्या रहता है बेटा, करंट रहेगा। कंडक्टोमेट्री में क्या रहेगा, कंडक्टेंस रहेगी इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। किसको मेजर करते हैं हम, इसमें पोटेंशियल को, इसमें करंट को, इसमें कंडक्टेंस को। किसके वर्सेस करते हैं बेटा हम, टाइटेंट के वॉल्यूम। मतलब एक प्रकार से टाइटेशन ही है, स्पेशल टाइप का। इसमें जो इक्वेशन यूज होता है नर्स इक्वेशन यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखो इसमें अगर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कंडक्टिविटी में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इसमें इक्वेशन याद रखना है बेटा, इक्वेशन होता है ID = 607 N C D⁻⁴ 1/2 M 2/3 और T 1/6 होता है। कोई एक डिजिट याद करें, इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेस्ट ऑर्गन। ये भी मैंने पूरा माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे आपको पढ़ाए थे बेटा, उसमें विथ ट्रिक से बताए थे मैंने पूरा आपको। तो क्वेश्चन आया है हमारा यहाँ पर कि माइक्रोवेल ऐसे जो है बिलियोमाइसिन का, ठीक है ना, बिलियोमाइसिन जो होता है इसका माइक्रोवेल ऐसे अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बेटा बिलियोमाइसिन में आपको माइकोबैक्टीरियम सेगमेंटेस को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, याद रखना है। माइकोबैक्टीरियम सेगमेंटेस को हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना है इसको आपको, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने मैंने कराए थे उन सबको एक बार प्रॉपर लर्न करके रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। जो मैंने मेथड ए बताई थी बेटा, मेथड बी बताई हुई थी, तो वो पूरा आपको याद रखना, मेथड ए क्या होती है, मेथड बी क्या होती है। AD प्लस कॉस्ट बताया था मैंने, ठीक है ना। AD जो रहता है उसमें मेथड बी रहती है और कॉस्ट में मेथड A प्लस बी होती है। ट्रिक से पूरा मैंने आपको कराया था, तो उसको एक बार आप रिवीजन जरूर कर लेंगे। जो मैंने क्लासेस में आपको कराया था अगर आपको याद होगा तो वो आप कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे ये वर्स मेथड्स हैं और आपकी ये मोलार्स मेथड, फजन्स मेथड्स, ये सब मेथड्स मैंने आपको कराए हैं। तो इसका क्वेश्चन हमारे सामने अब आ चुका है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें देखो आपको पूछा है, करेक्ट पूछ रहे हैं हमसे, मोहर मेथड्स जो होता है KCl विद द सिल्वर नाइट्रेट, ये KCl विद सिल्वर नाइट्रेट नहीं होता। वोलार्स मेथड फॉर्मेशन ऑफ द इनसॉल्युबल कलर कंपाउंड, ये भी नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर गे लुसाक मेथड, टर्बिडी मेथड होती है। और फजन्स इंडिकेटर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मेथड नहीं होती बेटा, एडजॉर्प्शन होती है। तो आपका डी भी गलत है, तो ये आपकी जो डी गलत है, आपका बी गलत है और ए गलत है। तो जो गैस लुसाक मेथड होती है ये टर्बिडीमेट्रिक मेथड होती है, टर्बिडिटी इसको हम लोग मेजर करते हैं। अगर आपको ये तीनों मेथड्स पता थी बेटा तो फिर ये वाला आंसर आप पे आना चाहिए था। ओके, ध्यान रखना है इसको। यहां पर दिख रहा है हमें मोहर मेथड्स में हम क्या करते हैं बेटा, NaCl विथ सिल्वर नाइट्रेट का ट्रांसलेशन होता है और पोटेशियम क्रोमेट को इंडिकेटर के फॉर्म में यूज करते हैं हम। वोलार मेथड्स में क्या होता है, सॉल्युबल बनता है बेटा कलर, इनसॉल्युबल नहीं बनता। फजन्स मेथड में देखो एडजॉर्प्शन होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। गी लोसैक मेथड क्या होती है, टर्बिडी मेथड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि टर्बिडीमेट्री में कौन सा मेथड अप्लाई होता है तब भी हमको यही आंसर्स देने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है अपना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अकर इन द रेंज ऑफ। यूवी विजिबल का रेंज बेटा उनने हमसे पूछ लिया है। यूवी विजिबल का रेंज हम यहाँ लिखते हैं 200 टू, हम लोग एक मोटा मोटा लिखें तो 800 नैनोमीटर तक हम मानते हैं। अगर यूवी अकेले पूछते बेटा तो 400 तक रहता, और अगर विजिबल पूछते तो 400 से 800 जाता था। हमारी जो रंगीन दुनिया है, कलरफुल लाइफ, VIGYOR, वो यहाँ रहती है विजिबल में, ठीक है ना। और यूवी में 200 to 400 होता है। वैक्यूम यूवी पूछते तो 200 से नीचे था। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा डाटा है जो हमारे दिमाग में सेट है, और इस डाटा से हमें इसके ऑप्शंस को सॉल्व करना है, सीधा सा है इसमें। अब यहाँ पे देखें, अगर हम ऑप्शंस का ही पूरा इसमें रहेगा सब कुछ। अगर बेटा अपन 100 to 200 जाते हैं बेटा तो ये वैक्यूम यूवी है, ठीक है, ये क्या है हमारा वैक्यूम यूवी है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप जाते हो 400 to 700 में, ये हमारा विजिबल रीजन हो गया, ठीक है ना, ये विजिबल रीजन है हमारा। और 200 to 400 पर अगर हम पहुंचते हैं तो ये हमारा यूवी रीजन है, और ये अगर जा रहे हो तो ये बेटा IR रीजन आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें एक ऑप्शन में आपका 200 to 700 होना चाहिए, तभी आपका ये ऑप्शन सही होगा, या फिर यहाँ पे 200 to 700 आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में यूवी अकेला पूछते तो हमारा फिर आपका सी ऑप्शन सही था, और अगर विजिबल अकेला पूछा गया था तो बी ऑप्शन सही था। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूवी विजुअल पूछा गया है, तो याद रखना है आपको वही ऑप्शंस जाएंगे जिसमें 200 to 800 हो या 200 to 700 हो, ऐसा हम जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो अगर हम बी मानते हैं तो आपका 200 to 700 यहां पे आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ये ध्यान रखना है। ये आपका पूरा रेंज वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एब्जॉर्प्शन इन द IR रीजन। मैंने पहली क्लास में बताया IR रीजन में ड्यू टू द चेंज इन द बिच एनर्जी। जब IR रीजन में चलते हैं हम लोग, देखो हम चलना स्टार्ट करते हैं यूवी से, यूवी में होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है ना। हमने आपको बताया था IR होता है, उसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल चेंजेस होते थे। NMR में क्या था, स्पिन होता था, और मास में क्या होता था, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, किसके, फ्रेगमेंट आयंस के। तो यहाँ पर वो चीज आपकी काम आएगी, अगर आपको वो याद होगा बेटा,
तो इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, ठीक है ना, यहां पर देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें लिखा है वो भाई किसके सपोर्ट में आके खड़ा हो गया, वो यूवी वाला हो गया, तो ये तो खत्म कर दो यहां से, ये आपके ऑप्शंस गए। अब यहाँ पे लिखा है रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल, ठीक है ना, तो ट्रांजिशनल इसमें नहीं होता है, ठीक है ना, रोटेशनल तो होता है मैं मानता हूं, लेकिन ये भी गलत हो गया। अब हमारा बेस्ट ऑप्शन है वाइब्रेशनल, यही मेन होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आके खड़ा हो जाए कि भाई रोटेशनल और वाइब्रेशनल में चूज करिए आप, तो फिर हम वाइब्रेशनल पर जाएंगे। और अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखना है। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। इलेक्ट्रॉनिक कहां होते हैं बेटा, यूवी में होते हैं, ठीक है। ट्रांजिशनल में क्या होता है, फॉर्म चेंज हो जाता है एक दूसरे का, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल फ्लो ड्यू टू देयर ट्रांजिशनल एज अपोज टू द रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, तो वो अलग होता है, रोटेशनल एनर्जी अलग होती है, तो ये पूरा आपको बताया हुआ था। अब आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। भाई अगर आपको माइक्रोवेल ऐसे करना है तो किस पे ज्यादा विश्वास करोगे? आज के समय में हम लोग किस पे विश्वास कर रहे हैं, आप खुद बताइए। हम डेली लाइफ में भी जिस पे भरोसा करते हैं वो ये भी यही भरोसा करेगा। एंटीबायोटिक है भाई, आज हम किस पर भरोसा करेंगे? आज हमारी पूरी दुनिया केमिकल पर डिपेंड है। आज हम जैसे मान लो सपोज कुछ भी काम करते हैं तो हम उसमें ऐसा हमारी लाइफ का कोई इवेंट नहीं जिसमें हम केमिकल का यूज ना कर रहे हो, क्योंकि रीजन ये है कि केमिकल का यूज करते हैं ना तो रिजल्ट एक्यूरेट आता है। देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या हो सकता है, भाई मैंने आपसे कहा कि यार एक काम करो, आप टेबलेट बनाइए, आप उसमें शुगर ऐड करिए, तो शुगर कितनी सारी ऐड करना पड़ेगी, आप एक्यूरेट नहीं हो पाओगे। बायोलॉजिकल पे जाते हो, बायोकेमिकल में डिग्रेडेशन हो जाता है आपका फिजिकल फॉर्म है, उसको भी अपन कुछ नहीं कर सकते। केमिकल अगर रिएक्शन की बात करें यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट लिखा है, देखो मेथड तो सब हो सकती है ऐसे कि बेटा बायोलॉजिकल होती है हमारी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे हैं, पूरा बायोलॉजिकल ही होते हैं, बट अगर आपसे एक्यूरेसी पूछते हैं कि भाई अगर एक एंटीबायोटिक का हमको ऐसे करना है और हमको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो फिर हम बेस्ट क्या रहेगा, केमिकल ऐसे से हम एक्यूरेट रिजल्ट को निकाल के दिखा देंगे सामने वाले को कि भाई साहब ये सही है आपका। बायोलॉजिकल से भी मिलेगा लेकिन इसमें मान लो 95% एक्यूरेट मिलेगा, तो केमिकल ऐसे हमारा 99% होता है बेटा। तो इसलिए आंसर जो है ना बायोलॉजिकल ऐसे नहीं लगाएंगे। हाँ अगर यहां पर एक ऑप्शन और क्रिएट कर दिया जाए माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहां पर अगर वो भी आ जाता है तब भी केमिकल ऐसे ही मोस्ट एक्यूरेट होगा, क्योंकि मोस्ट वर्ड जोड़ दिया गया है। एक्यूरेट तो सब हैं, मोस्ट एक्यूरेट पूछा है भाई, तो मोस्ट एक्यूरेट आपका केमिकल ऐसे होता है, ध्यान रखना है। मोस्ट एक्यूरेट कौन होता है, केमिकल ऐसे होता है। मोस्ट एक्यूरेट मतलब आपका केमिकल ऐसे, केमिकल ऐसे जो होता है सबसे एक्यूरेट होता है, सबसे कम समय लगता है और जल्दी रिजल्ट मिलता है, बेहतरीन रिजल्ट मिलता है हमको, तो ये ध्यान रखना है इसको। इसके बाद क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, द रिएजेंट एडिड फॉर द प्रेसिपिटेशन। आप लोग आंसर दे इसका बेटा, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, क्या यूज करते हैं बेटा क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में हम लोग? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, AgCl को प्रेसिपिटेट कराना है आपको। देखो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, अब क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है भाई, क्लोराइड की लिमिट चेक करना है, तो क्लोराइड अकेला तो दिखता नहीं है, उसको प्रेसिपिटेट तो कराना पड़ेगा, तो Cl के फॉर्म में आएगा बेटा वो, ठीक है ना। तो अब मान लो अगर हम पहले से ही NaCl करेंगे तो क्लोराइड तो फाइटिंग करने लगेंगे, फिर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रेट यूज करते नहीं हम इसमें, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड पॉसिबल ही नहीं, इसका तो बेटा प्रेसिपिटेट बनता है, ये तो बनता है हमारा। हमसे पूछ रहा है रिएजेंट कौन सा है जो प्रेसिपिटेशन करेगा, तो रिएजेंट होगा हमारा लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट करेगा रिएक्ट तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये होता है हमारा लिमिट टेस्ट होता है क्लोराइड का, ध्यान रखना। ये क्लोराइड लिमिट टेस्ट की नीचे देखें आप रिएक्शन लिखी हुई है क्लोराइड की, वही आपका AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसमें हम डाइल्यूट HNO3 को यूज करते हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड से कलर ज्यादा डार्क आ गया ना तो हमारा टेस्ट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। हमारा कलर हमेशा स्टैंडर्ड से लाइट ही होना चाहिए, यही कहते हैं हमारे क्या, ये लिमिट टेस्ट बोलते हैं, ये लिमिट क्रॉस मत करो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिकल आइटम रिक्वायर द स्टरलाइजेशन। भाई स्टरलाइजेशन क्या होता है पहले समझो। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लाइव। भाई कोई भी जिंदा नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइक्रोऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, लाइव चाहिए ही नहीं वहां पर, तो वो कहलाता है स्टरलाइज। एसेप्टिक कंडीशन क्या होती है, कंट्रोल्ड होता है। भाई हम बोलेंगे यार यहाँ पे 10-12 माइक्रोऑर्गेनिज्म है, तो वो आपका एसेप्टिक कंडीशन होती है। क्वेश्चन आते हैं ये ध्यान रखेंगे। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लाइव, वायबल फॉर्म पूरे रिमूव हो जाने चाहिए, ठीक है ना।
स्टलाइजेशन में। इसमें किसके लिए स्टलाइजेशन की जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिकल आइटम रिक्वायर द स्टलाइजेशन। भाई स्टलाइजेशन हम उसका करते हैं, किसका करते हैं, टैबलेट का नहीं करते कभी, आप पैरासीटामोल के सिरप का नहीं करते हो भाई, ठीक है, हमने बोला आपने पैरासीटामोल के सिरप का स्टलाइजेशन करा, आप जब उसको ड्रॉप उसमें लोगे ढक्कन में और पियोगे तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ सकता है, कहीं भी आ जाएगा, तो वो नहीं है जरूरत। ओरल रूट में हमें जरूरत नहीं रहता, ठीक है ना, इसमें ओरल रूट में हमको कोई जरूरत नहीं है, बेड लाइनेंस में भी जरूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी मास्क अब क्या करोगे स्लाइड, बताओ, वो तो एयर के कॉन्ट्रैक्ट में पूरे हॉस्पिटलाइज को थोड़ी ना स्लाइड कर लेंगे, क्लास 100 रूम बना देंगे हम। ब्लड प्रेशर का जो भाई नापता है, जो ब्लड प्रेशर अपन, उसमें क्या करोगे, उसको भी कोई जरूरत नहीं है स्लाइड करने की, ठीक है ना। हम अगर कोई भी आईवी है तो निडल का तो बेटा आईवी ही यूज होता है, निडल कोई टैबलेट के साथ तो लेते नहीं है कि निडल को ले रहा है ओरल रूट से, तो निडल आपका आईवी चलता है, आईवी रहेगा, आईएम रहेगा, या वो पेरेंट्रल होता है अदर देन द जीआईटी ट्रैक, तो उसके लिए हमको चाहिए भाई स्टलाइजेशन। तो स्टलाइजेशन की मेथड्स वगैरह सब जानते होगे आप लोग, अच्छे से पढ़ा होगा फार्मास्यूटिक्स में। और टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी अलग चीज होती है, ठीक है ना, जब हम कल्चर करते हैं तो टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी होता है, स्टलाइजेशन मेथड्स होती हैं भाई। ये आपका एम्प्यूल रखा है, ये एम्प्यूल है, यहाँ पे हमने बनाया, इसको हमने मेथड लगाई, तो ये अब हो गया स्टलाइज हो गया। ये जिसकी मेथड है ये एक्स है, एक्स ने बोला कि हमने इस पे मेथड लगा दिए साहब, अब ये हो गया स्टलाइज, ठीक है। तो वो कैसे विश्वास करे, ये स्टलाइज है, ये बोल रहा है कि ये स्टलाइज है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पेरेंटल के केस में बोलना वालना नहीं चलता है, वो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें से मान लो ये 1000 एम्प्यूल का बैच है ना, इसमें से 2-3 एम्प्यूल को उठाना पड़ेगा रैंडमली, और इनका हम थोड़ा सा 1-2 ml कंटेंट लेंगे और इसको कल्चर डेवलप करेंगे और टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी देंगे। अगर कल्चर में माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई ना, तो समझ जाओ कि ये गलत बोल रहा है, एक्स स्लाइज नहीं है वो, समझ गए। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। बच्चे बहुत भूलते हैं। स्टलाइजेशन मेथड पूछी जाए तो वही आपका ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, तमाम मेथड्स आती हैं, ठीक है ना। और टेस्ट ऑफ स्टेरिलिटी पूछा जाता है तो ये पैरामीटर होता है एवेल्युएशन का, और स्टलाइजेशन स्टेप है फार्मूलेशन बनाने का, ध्यान रखना है। इसको एक्सप्लेनेशन को अपन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर है बेटा हमारा, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कैलकुलेट करना। थोड़ा सा मेहनत इसमें आपको करना पड़ेगी बेटा, मतलब इसमें क्या होता है कि हमें मेहनत बहुत करना पड़ती है, एकदम याद नहीं होती चीजें। जैसे हम छोटे थे तो हमने एबीसीडी याद की, ठीक है ना, तो ऐसे इसकी एबीसीडी वो जो टेबल होती है जिसमें बेस वैल्यू रहती है, इंक्रीमेंट्स की वैल्यू होती है, उन सब चीजों को जब हमको याद होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई बच्चा सोचे कि नहीं हम इसको सीख लेंगे बेटा, तो सीखना एकदम नहीं बनेगा आप पे, कैलकुलेशन तो कर लोगे आप, लेकिन आपको वैल्यू तो याद होना चाहिए भाई, वैल्यू याद होगी तो बनेगा। और वैल्यू एक दिन में याद नहीं होती, आप सोचोगे सर हम तो आज पढ़ लेंगे, हमने बढ़िया रट लिया वैल्यू, आज रट लो बेटा, 2 घंटे बाद आप फिर भूल जाओगे, समझ गए। तो तरीका ये है, उसकी बढ़िया टेबल बनाओ, अपने सामने रखो, उसको डेली रिवाइज करो, तब वो याद होगा। ऐसा काम अगर आप 10-12 दिन कर लो, अब क्योंकि एग्जाम आ गया है, समय है नहीं। देखो एग्जाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बच्चे सोचते काय को करना ही आएगा नहीं क्वेश्चन, बेटा आने को तो कुछ भी आ जाता है, समझ गए। और एक नंबर जब जिस व्यक्ति का एक नंबर कम होता है ना, उसके दिल से पूछो। तो इसलिए देखो चीजें तो सब पढ़ के जाना चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी आती है, जो सेलेक्ट होते हैं, वो बेटा क्या होता है, अपन को लगता है कि लक काम कर रहा है, लक नहीं करता, उनकी मेहनत काम करती है, वो सब चीजें पढ़ के जाते हैं, कोई चीज छोड़ते नहीं है। देखो वो अपने आप पे विश्वास रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ बच्चे इसको देख के क्या सोचेंगे, अरे ये याद ही नहीं होगा, वो ये सोचते चलो याद कर लो जितना होगा ठीक है, मान लो ये वाला आ जाएगा तो हम पे ये बन जाएगा, तो उनकी वहीं तो लक काम करता है। उन्होंने मान लो थोड़ा सा पढ़ा था, ऊपर की 1-2 वैल्यू याद की, वहीं से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 261 होगा। और इसको देखो ये पूरी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, सबसे पहले इसको पहचानना पड़ेगा, ये जो हमारा इसका पेरेंट वैल्यू क्या है, पेरेंट मतलब उसकी मेन वैल्यू क्या होती है। एसाइल बेंजीन जो डेरिवेटिव होता है बेटा, उसकी 246 होती है। कितनी होती है, 246 होती है। और ये इतना सरल क्वेश्चन है, देखो जिस बच्चे को ये पता है ना कि एसाइल बेंजीन की कितनी होती है, 246 होती है, कितनी होती है ये लिखा ना आपका, 246 होती है, तो वो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। यहां पर ये लगा है हेलोजन लगा है, हेलोजन की वैल्यू कितनी है, यहां पर आपका अगर ब्रोमीन एटम, यहां से आपका ये आर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा, तो पैरा पे लगा हुआ है, पैरा की वैल्यू कितनी होती है बेटा 15। मान लो उनके दिमाग में रह गया कि पैरा पर 15 होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 261, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल को अच्छे से याद रखो। मैं तो सजेस्ट करूंगा बेटा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप
इन बेस वैल्यू को तो याद करके जाओ, एल्काइल में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। और ये जो कंपाउंड है आपका एसाइल बेंजीन डेरिवेटिव है, इस पे ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं या तो होमोएनोलाडाइन के आते हैं, हेटेरोलाडाइन के आते हैं, ठीक है ना। ये बेंजीन वगैरह से जनरली एग्जाम में तो कम दिखते हैं क्वेश्चन, फिर भी एक हमने टफ क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है जिससे आपको थोड़ा अपने आप के बारे में मालूम चले कि भाई हमें भी कुछ भी पढ़ना है, थोड़ा अभी हम कमजोर हैं, हमको ये चीजें करना है। अभी आगे उसका भी क्वेश्चन मिलेगा होमो और हेटेरो का। तो याद रखना बेंजीन वाले का अगर एल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है ना, आपका ये एसाइल है, तो बेटा पेरेंट वैल्यू कितनी रहेगी 246 रहेगी। मान लो एल्कोहल है, उसने सिंपल सा फिनॉल का पूछ लिया आपसे बेटा, उसने कहा चलो बेटा अपन इनसे फिनॉल का पूछते हैं आज। फिनॉल में क्या लगा, OH लगा है फिनॉल में, फिनॉल में क्या लगा आपका OH लगा हुआ है, फिनॉल में क्या लगा है OH लगा है, तो OH लगा है बेटा फिनॉल में, तो आपका फिनॉल है सीधा सीधा। अब वो फिनॉल वाले का आपको याद रखना है कि 230 होता है सीधा सीधा, उसमें कोई इंक्रीमेंट है ही नहीं, मेन तो फिनॉल ही हो गया ना हमारा, ये ध्यान रखेंगे हम। इसके बाद है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ, ये हम बता चुके हैं सिल्वर सिल्वराइड क्लोराइड जो होता है किससे मिलके बना होता है बेटा, ये रहता है सिल्वर वायर डिप्ड इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें देखो इस क्वेश्चन को देखें हम, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड हम बोल रहे हैं, तो भाई सिल्वर तो जानते हैं हम लोग, चांदी सब जानते हो कि नहीं जानते, तो भाई चांदी के यहाँ पे अर्धम है, आभूषण नहीं है, ये वायर है, और सिल्वर क्लोराइड है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखो मेटेलिक सिल्वर कोटेड विद द लेयर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये हो सकता है हमारा। पॉलिश प्लेटिनम वायर का तो काम ही खत्म है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रोड्स वन ऑफ सिल्वर एंड अदर ऑफ सिल्वर क्लोराइड का कोई इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता कभी, तो ये आपका गलत हो जाता है। अब आपके पास ये ऑप्शन बचता है, तो बेटा जब इलेक्ट्रोड हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो रहेगा यार एक। अगर आप ऐसा हमको बोलना होता, चलो हम बोलते सिल्वर सिल्वर क्लोराइड वायर बोल देते, तो आपका था जिसमें जो आपका ए ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। कम से कम सॉल्यूशन तो रहेगा यार, एक ही नहीं रहेगा, आप खुद बताइए। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है आपका, सी रहेगा। इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा, एक तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो जो सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड होता है बेटा, ये तो ठीक है इलेक्ट्रोड का उन्होंने पूछ लिया किससे बना है, मैं बोलूंगा आप लोग से बेटा वो पूछेंगे कैसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम बताओ आप, तो आपको बताना पड़ेगा सिल्वर सिल्वर क्लोराइड जो होता है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। और अगर कॉमनली यूज रेफरेंस इलेक्ट्रोड पूछे सबसे, तो कैलोमल है हमारा। कैलोमल क्या होता है आपका, मरकरी वाला है पूरा, HgHgCl होता है, KCl के सॉल्यूशन में डिप कर दिया जाता है। तो याद रखना और याद रखना कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारा, मेन कॉमन यूज तो आपका मरकरी कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है। और अगर आपसे कोई सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का भी पूछे तो उसको भी बोलना हाँ ये भी रेफरेंस का काम करता है। रेफरेंस क्या होता है भाई, रेफरेंस होता है किसी से कंपैरिजन चलना है, तो एक हमारा उसमें भी रहेगा, एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी रहेगा, समझ गए। अब आता है एच पर आईपी टेम्परेचर रेंज फॉर द इंक्यूबेशन ऑफ द स्टेरिलिटी टेस्टिंग। देखो आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा बेटा, स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैंने कहा था ना अभी स्टेरिलिटी टेस्टिंग आएगा। स्टेरिलिटी टेस्टिंग को कुछ लोगों को क्या लगता है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग का मतलब होता है ऑटोक्लेविंग कर दो, ठीक है ना, ड्राई हीट कर दो, रेडिएशन करा दो, गैसियस करा दो। भाई वो नहीं है, वो स्टेरिलाइजेशन की मेरे भाई मेथड है। यहाँ पे जब वो मेथड लगा दी गई है जिस पर भी, तो वो है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए स्टेरिलिटी टेस्टिंग हम बोलते हैं। तो इसके लिए देखो पहली चीज, यहाँ पे अगर ऑप्शन तब करना है बच्चे को गलत कराना, तो बेटा एक लिख दो यहाँ 121 लिख दो, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चे वही आंसर लगाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा स्टेरिलिटी टेस्टिंग आया है भाई, ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर होता है वही सबसे कॉमन टेम्परेचर है, वही लगा देंगे बोलो। तो इसमें अगर हम देखेंगे नॉर्मली क्या होता है, हम अपना ये जो वार्म टेम्परेचर होता है उसको लेके चलते हैं, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस पर हम अपना स्टेरिलिटी टेस्टिंग को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, याद कर लेना इसको। देखो इसमें कितने दिन के लिए करते हैं बेटा सैंपल को इंक्यूबेट, ठीक है ना। ये मीडियम के नाम भी याद कर लेना, FCM मीडियम होता है, फ्लड थायोग्लाइकोलिन मीडियम होता है, और एक होता है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडियम। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बेटा। और इनको कितने दिन के लिए रखना है हमको बेटा, 14 डेज के लिए रखना है, 2 हफ्ते के लिए रखना है। और टेम्परेचर कितना रहेगा मेरे भाई, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ध्यान रखना है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद क्या करोगे, मेथड कौन सी लगाओगे, उसके लिए आप या तो बेटा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन लगा दोगे या डायरेक्ट इनोकुलेशन लगाओगे, ठीक है ना। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, वो मेम्ब्रेन पर रुक जाएंगे बैक्टीरिया, तो दिख जाएंगे भाई ये ग्रोथ हो गई यहाँ पर। या फिर आप क्या करोगे, इनोकुलेशन मतलब सीधा कल्चर डेवलप करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इससे हम पूरा चेक कर सकते हैं भाई कि ये स्टेरिलिटी हुआ है इसमें कि नहीं हुआ, कि मेथड गलत तरीके से लगाई गई। ये कई बार मेथड तो सही लगाई, लेकिन हमने जो ये टेस्टिंग की वो अगर हमने अनएसेप्टेड कंडीशन में कर दी तब भी प्रॉब्लम हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्टिंग की मेथड नहीं है भाई, वो पायरोजन टेस्टिंग की मेथड नहीं है। तो लाल और रेबिट, लाल कलर का रेबिट घूम रहा है तो वही मान के चलो पायरोजन टेस्टिंग हो जाती है भाई। वैसे भी फीवर आता है पायरोजन से, तो लाल और रेबिट तो होते हैं, सेम टेस्ट नहीं होता इसके लिए। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा, सेम टेस्ट होगा। पायरोजन टेस्टिंग पूरा अपन ने पढ़ा है। एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलीज होते हैं बेटा, ठीक है ना। उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, फीवर जनरेट कर देते हैं ये कई बार, ठीक है ना। तो इसमें तो एलियन टेस्ट लगाते हैं हम लोग, या हमारा पायरोजन टेस्ट रहता है रैबिट पर करते हैं। उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेड एसिटेट वूल यूज इन द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट टू एब्जॉर्ब। देखो वही क्वेश्चन आया, लैंग्वेज बदल दी गई। किसको एब्जॉर्ब करता है बेटा, सेम आपका भी पढ़ा है मैंने, हाइड्रोजन सल्फाइड को एब्जॉर्ब करता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद अल्कोहल और रिएक्शन विथ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म। अल्कोहल का रिएक्शन करना है बेटा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से, तो कौन सा कलर हमारा बनने वाला है। कभी भी देखो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट आ जाए ना तो रेड कलर बनता है, तो रेड पिंक प्रेसिपिटेट इसमें बनेगा। क्या बनेगा इसमें, रेड पिंक प्रेसिपिटेट बनने वाला। ये दिख रहा है आपको, अल्कोहल रिएक्शन विद द सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टू फॉर्म द पिंक और रेड कलर प्रेसिपिटेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है ना। और अगर वाइन रेड आ रहा है भाई, जैसी वाइन रेड रहती ना वैसा कलर आ रहा है, तो वो बता रहा है किसका, अल्कोहल की प्रेजेंस को बताता है। ये ध्यान रखना आपको, अल्कोहल की प्रेजेंस को बता देता है। वो किसकी प्रेजेंस को बता देता है, अल्कोहल की प्रेजेंस को बताता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द मेथड यूज्ड टू डिटरमिनेशन ऑफ प्राइमरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको याद कर लेना। ये जो है ना, इसमें 3 ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखो अमीन का डिटर्मिनेशन करना है बेटा, तो आप चले जाओ डायजोटाइजेशन के पास, वो करके देगा आपको मॉइस्चर निकलवाना है ना, वाटर कंटेंट निकलवाना है, तो कार्ल फिशर जाएगा। और मूहर मेथड हम जानते हैं टाइटेशन की मेथड्स होती है। रिडॉक्स टाइटेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ठीक है। ये सीधा सीधा ध्यान रखना, इसमें डायजोटाइजेशन होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा डायजोटाइजेशन को बहुत पढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन यही आना है कि अमीन का डिटर्मिनेशन कहां से करते हैं, प्राइमरी अमीन का, तो सीधा सीधा आंसर आपको देना है। प्राइमरी अमीन का इसमें डिटर्मिनेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, देखो इसमें कन्वर्जन ऑफ द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन टू द डायजोनियम कंपाउंड, इसमें डायजोनियम कंपाउंड बन जाता है। ये हमारा प्राइमरी अमीन है, सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे HCl की प्रेजेंस में, तो ये आपका क्या हो जाता है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, डायजोनियम कंपाउंड बन जाता है, उसका साल्ट बन जाता है। और सबसे पहले इसको डाइस वगैरह के लिए यूज किया गया था हमने, डाइस पढ़ाने वाली डाइस नहीं, कलर वाली डाइस, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द कार्ल फिशर टाइटेशन। कार्ल फिशर टाइटेशन का प्रिंसिपल बता दो, ठीक है ना। मॉइस्चर कहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन में, क्या नहीं दिख रहा, दिख रहा है बेटा, बी ऑप्शन में है मॉइस्चर, तो बिल्कुल मत आंख बंद करो, लगाओ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ गिवन एनालाइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एरोसॉल में भी पढ़ा होगा, अगर आपने देखा हो कभी किसी ने एरोसॉल के एवोल्यूशन पैरामीटर के लिए पढ़ा होगा ना, तो उसमें मिलता है कार्ल फिशर मेथड, उसमें फ्लैश पॉइंट मेथड मिलती है, कई ये चीजें जो है ना बहुत आती है एग्जाम में। कार्ल फिशर टाइटेशन याद रखना है, मॉइस्चर को निकालना है तो कार्ल फिशर से कांटेक्ट करना है हमको। जैसे हमारे रहता है ना भाई, हमको लाइट सुधर वाला तो इलेक्ट्रीशियन से, ऐसे जब हमको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है ना तो कार्ल फिशर को फोन लगाइए आप। और अगर आपको क्या निकालना है, प्राइमरी अमीन, तो किसको लगाओगे फोन, प्राइमरी अमीन में डायजोटाइजेशन वाले को लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। अब आता वैल्यू के, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड अपॉन द, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट यूवी का क्वेश्चन है हमारा, किस पर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है ना। देखो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट वैल्यू जो है के लिखा जरूर है यहाँ पर, उन्होंने लिख भी तो दिया ना वहां हमारे लिए क्वेश्चन में कि भाई के को हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। तो ये जो होता है एप्सिलॉन CL, ये था, ये है हमारा एब्जॉर्बिलिटी कोएफिशिएंट। ये तो ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना लेंथ पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ थिकनेस वाला काम खत्म है, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है, रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता। हाँ नेचर पे, जो ग्लास क्यूबेट हम यूज करते थे, काय की बनी हुई है, इस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, जहां से भाई आपका रेडिएशन निकल रहा है वो किस चीज से बना हुआ है उस चीज पर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इक्वेशन अच्छे से याद रखना बेटा, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C कंसंट्रेशन, L लेंथ और A एब्जॉर्प्शन होता है, आपको इसको ध्यान रखना है, क्लियर, ओके। ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का डेराइव्ड फार्मूला है, उसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मटेरियल पर डिपेंड करता है। यहां आ गया क्वेश्चन, देखो
ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको मैं करूंगा, ये आ सकता है आपके लिए बेटा, पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर द कंपाउंड गिवन, ये होमोएनुलर डाइईन है पहली चीज, तो ये दिख रहा है आपको, ये होमोएनुलर डाइईन हो गया, ठीक है ना। यहां से इसको कट लगाएंगे, एक ये वाला इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये, तो इसमें 4 आपके क्या होगा, इंक्रीमेंट हो चुके हैं। और आपको बेस वैल्यू, इंक्रीमेंट की वैल्यू तो आपको पता है 5 होती है, बस बेस वैल्यू अगर किसी को पता है तो वो आंसर को सॉल्व कर सकता है। बेस वैल्यू यहाँ पे देखें तो ये आपका यहां से लगाना है आपको, एक ये हो जाएगा, एक ये, 4 इसमें लग जाएंगे। ये बेस वैल्यू वाला पूरा आपको याद रखना है, ये वाला याद कर लेना बेटा टेबल, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमोएनुलर है ना, यहाँ पर देखो ये होमोएनुलर डाइईन की कितनी होती है वैल्यू बेटा, होमोएनुलर डाइईन की वैल्यू होती है 253, ठीक है ना। एक समय था यार इन क्वेश्चंस का, पहले बहुत पूछे जाते थे जीपैट में, हम कोई भी एग्जाम हो यही क्वेश्चंस आते थे, मतलब हम जब पढ़ते थे तो हमें बहुत टेंशन होती थी यार, कैसे याद करें, क्या करें, लेकिन हमने क्या टेबल लगाया, हमने कहा तो इसको याद करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, और आता भी था पहले, फिक्स था ये चीज कि एक क्वेश्चन आना है बेटा, कभी भी पैटर्न बदल जाता है एग्जाम का, तो ये नहीं सोच रहा कि अब नहीं आएगा, आ सकता है। और उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं बेटा कि ये वाले जरूर याद करो। होमोएनुलर के क्या है, होमोएनुलर समझते हो आप लोग, एक ही के अंदर, रिंग के अंदर है ये, तो 253 हो गई इसकी बेस वैल्यू। बाकी देखो इंक्रीमेंट तो एल्काइल है ना इसमें, तो ये याद रखना, 2 रिंग रेसिड्यूज हैं, तो आपके क्या है, सबकी 5 वैल्यू है, तो 20 आपको ऐड करना है केवल। हेट्रोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन होता है, अलग अलग रिंग में है आपका ये, तो उसमें 214 होता है बेटा, ठीक है ना। ये 2 चीजें जरूर याद कर लेना, ये कई बार क्या होता है सरफेस पे ऊपर से पूछ सकते हैं आपसे, तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां क्वेश्चन आया है आपके सामने, ये स्टेलाइजेशन का है, फार्मास्यूटिक्स में आपने पढ़ा होगा। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑफ द माइक्रोब विद इन अ सैंपल एंड अ गिवन टेंपरेचर, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम थर्मल डेथ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा, हम थर्मल डेथ टाइम बोलते हैं, तो याद रखना है थर्मल डेथ टाइम कहलाता है वो हमारा, थर्मल डेथ टाइम होता है। ये जो ड्राई हीट रहता है जिसमें उसको यूज करते हैं, जैसे कोई पूछे कि आपको थर्मल डेथ टाइम कौन सी मेथड के लिए यूज होता है, उसने बोला कि गैसियस के लिए यूज होता है, आप बोलोगे सर होता है, नहीं भाई गैसियस कहां से हो जाएगा, फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज नहीं होगा, जो वहां पर हीट लगाओगे, जहां भाई गर्म करोगे तभी तो क्या होगा, डेथ होगी। तो थर्मल डेथ टाइम है, किसको किल करना है, माइक्रोब्स को करना है किल, और किसी को नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। थर्मल डेथ पॉइंट जो होता है आपका, लोवेस्ट टेम्परेचर विद द ऑल माइक्रोब्स ऑफ द किल इन द 10 मिनट एक्सपोजर, ये ध्यान रखना, 10 मिनट में ही सब खत्म हो जाते हैं, तो वो आपका थर्मल डेथ टाइम कहलाता है। ऑटोक्लेविंग के लिए यूज कर सकते हैं बेटा इसको, हम ड्राई हीट के लिए भी कर सकते हैं। द लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था, पढ़ा था इसमें, जल्दी आंसर दो इसका भाई। सबसे खतरनाक लार्जेस्ट पीक कौन सी होती है मास स्पेक्ट्रम की, सबसे दिखने वाली बड़ी लंबी पीक, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कौन सी पीक बोलते हैं, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आती है मबानी की, वो कहलाती है हमारी, उस पीक को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेस पीक बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, बेस पीक होता है। फ्रेगमेंट आयन जो ब्रेकडाउन से आया, मेटास्टेबल आयन जो पहुंच ही नहीं पाते, स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल 7 पीक्स आती हैं, ठीक है ना। मॉलिकुलर आयन पीक क्या होती है, जो हमारे ब्रेकडाउन होते जाते हैं, पेरेंट पीक है, उसको ब्रेक डाउन करके वो क्या बनाता है, फ्रेगमेंट आयन बनाता, उन्हीं फ्रेगमेंट आयन में से एक बनती है हमारी क्या, बेस पीक बनती है, उसको ध्यान रखना। देखो ये आ गया रेविट टेस्ट के अंदर से आया, पूछ सकते हैं बेटा, रेविट टेस्ट सबको पता है, किसको नहीं पता कि पायरोजन के लिए करते हैं। उन्होंने ये पूछा है ये टेस्ट रिपीट कब करोगे, जब आपका टेम्परेचर किसका, यहाँ पे लिखा है while conducting a retest of the rabbit test for the pyrogen here should not be cumulative rise of temperature, बॉडी टेम्परेचर कितने, अगर इससे ज्यादा हो गया तो हमको क्या करना है, रीटेस्ट करना है 3.7, ध्यान रखना ये वैल्यू 3.7 की जो वैल्यू है उसको ध्यान रखेंगे। इफ मोर देन 3 और 8 rabbits show the rise in temperature 0.0 or more, the sum of the 8 temperature rises does not exceed the 3.7°C। अगर हम 8 का टेम्परेचर ऐड करें, ठीक है ना, तो उनका जो टेम्परेचर है ना सबका 3.7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखो 0.6 एक का है, लेकिन 8 का आपका 3.7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए पूरे 8 का। आपको याद होगा बेटा 8 6 जा कितना होता है, बताओ जल्दी से, 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है, तो 4.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है कैलकुलेशन में।
लेकिन आपको याद रखना है 3.7 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए उनका टेम्परेचर। परमानेंट, यहां पे लिखा है परमैंगनीट कैन बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। किसके लिए कर सकते हैं बेटा? एल्कलाइन, न्यूट्रल, एसिडिक सॉल्यूशन। परमैंगनीट कैन बी यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। किसी के लिए भी यूज कर लो बेटा, क्योंकि तो ऑक्सीडेशन आपके एसिडिटी पीएच पर डिपेंड नहीं करता है। तो एल्कलाइन हो, न्यूट्रल हो, एसिडिक हो, हम तो ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर 101% ऑल होगा। सभी जगह कर लेता है वो, बेसिक न्यूट्रल मीडियम कैसे में भी काम करता है। ये बैंड आ चुके हैं, देखो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है जब, ये मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स अकर, कौन सा बैंड होता है बेटा? के बैंड होता है। के बैंड अच्छे से याद रखना है कि जब पाई टू, यही तो हमारा मेन है। अगर आप यूबी की बात करो तो यही तो ट्रांजेक्शन हमारा सबसे मेन होता है, या एन टू पाई स्टार होता है, इनमें सबसे कम एनर्जी लगती है, तो ये आपका के बैंड रहता है। ठीक है, क्या रहता है? के बैंड रहता है, इसको ध्यान रखना है। ये बैंड पूरे याद रखना है, अच्छे से एक बार बता देते हैं आपको। के बैंड किसमें होता है? जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या रहता है? वेरी इंटेंस बैंड होता है, हाई इमेक्स वैल्यू होती है, 10,000 से ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। ये के बैंड सबसे काम का है, के बैंड ही हमारा मेन यूबी का मोटिव होता है। फिर आर बैंड बनता है, दीज आर द फॉरबिडन ट्रांजिशंस कहलाता है, एन टू पाई स्टार में बनेगा ये। इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, ईमैक्स की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। इसमें आपका ईमैक्स जो रहता है बिलो 100 रहता है। एक बी बैंड बनता है, बेंजॉइड वाला सिस्टम रहता है इसमें, पाई टू पाई स्टार, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में रहता है ये हमारा। ई बैंड जो बनता है ये ओरिजिन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द बेंजॉइड सिस्टम, ठीक है, ये बेंजॉइड सिस्टम में बन जाता है। एनर्जी ऑर्डर अच्छे से याद रखना है, ये है बेटा सबसे महत्वपूर्ण चीज, एनर्जी का ऑर्डर। ऑर्डर अच्छे से याद कर लेना, ऑर्डर क्या है वो आपको याद करना है कि कौन सा ऑर्डर होता है इसमें, एनर्जी का जो ऑर्डर है ना वो आप अच्छे से याद कर लेना। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, कर्व पूछा है उन्होंने और कुछ नहीं पूछा है भाई। मास आप पढ़ते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरी पढ़ ली, उसका बेसिक प्रिंसिपल बता दो मेरे भाई, बस इतना सा उन्होंने पूछा है। तो ऑब्जर्व द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इन द मास स्पेक्ट्रम, मास एब्जॉर्बेंस ऑफ द परसेंटेज ट्रांसमिशन, इसमें तो ये सब काम खत्म है। ये ट्रांसमिशन एब्जॉर्बेंस भाई उन लोगों में चलता है जहां इलेक्ट्रॉनिक ईएमआर चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स में काम चल रहा है पूरा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व द पोजीशन इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इन द मास स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन का काम खत्म है बेटा, ना ऑपलेसेंस होना है ना कहीं एब्जॉर्बेंस होना, कुछ नहीं होना, ये सब आपको याद रखना है। आईआर, यूवी और एनएमआर, यहां पर चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रेडिएशन के पावर है भाई, वहां तक उसका कार्य क्षेत्र है, वो काम करा लेता है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आती है ना तो बोलता भैया मेरे बस की बात नहीं, ऐसे हाथ जोड़ लेता है, बोलता भाई इलेक्ट्रॉन से बात करो, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम रहेगी वही पूरा काम कराएगी, ठीक है। और सिग्नल्स आएंगे, मास स्पेक्ट्रम बनेगा, आपको पता है किसके बीच बनता है बेटा? एम अपॉन ई रहता है और रिलेटिव अबंडेंस उसमें रहती है हमारी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ये देखो सभी मेथड्स हैं बेटा, अच्छे से याद कर लेना इनका। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये रहता है मेजर द एब्जॉर्बेंस परसेंटेज टर्म, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? पोजीशन को देखते हैं। एनएमआर में क्या देखते हैं? यहाँ पर आपको क्या करते हैं? एनएमआर के सिग्नल्स मेजर करते हैं, प्रोटॉन के जो सिग्नल्स आते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन में होता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन मेजर करते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? मेजर द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ड्यूरिंग द एमिशन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। टर्बिडीमेट्री में टर्बिडिटी, नेफलोमेट्री में ऑपलेसेंस को मेजर करते हैं। ये टेबल मैंने आपको कराई थी स्टार्टिंग में, उसको ध्यान रखेंगे। विच मेटल आर यूज्ड एज अ इंडिकेटर इन द वोलार मेथड्स, अच्छा क्वेश्चन आ गया भैया, बहुत सरल क्वेश्चन है। मैंने बताया था वोलार मेथड में कौन सा होता है, जल्दी बताइए। क्रोमेट तो आपका किस में चलता है? मोहर्स मेथड्स में। फजन्स मेथड्स में तो एडजॉर्प्शन चाहिए आपको भाई, और वोलार मेथड्स में क्या है हमारा? इसमें फेरिक रहता है, ध्यान रखना है, फेरिक रहता है हमारा। क्या रहता है? फेरिक हमारा क्या होता है, ध्यान रखना है। ये बोलार मेथड से आपको ध्यान रखना है अच्छे से इसको। अब आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज टू डिटेक्ट द, किसको डिटेक्ट करता है मेरे भाई? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। रिफ्रैक्शन को नहीं करता है, परसेंटेज ट्रांसमिशन को करता है, डिफ्रैक्शन को नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा हमारा ये बी हो जाएगा, ध्यान रखना बी आंसर। परसेंटेज ट्रांसमिशन बोल दो बेटा या एब्जॉर्बेंस बोल दो, बात बराबर है। जैसे मैंने बोला भाई आपका 100 नंबर का पेपर हुआ था, आपको 80 मार्क्स मिले,
ठीक है ना, 20 मार्क्स आपके कट गए। तो वही चीज है, यहां से लाइट आई थी 100, बाहर निकल के गई आपकी 80, 20 क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो या तो आपसे एब्जॉर्बेंस भी बोल सकते हैं वो, या परसेंटेज ट्रांसमिशन बोल सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है ना। ये आपका उसी तरीके से है जैसा मैंने आपको ये मार्क्स के फॉर्म में आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर गिव द एनएमआर स्पेक्ट्रा। ये देखा है हमने, ऑड मास नंबर होना चाहिए, वही एनएमआर स्पेक्ट्रा देगा, ठीक है ना। ऑड मास नंबर वाला ही एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है। जैसे आपका प्रोटॉन एनएमआर होता है, C13 एनएमआर होता है, इनका मास नंबर क्या होता है, ऑड होता है, तो इसलिए ये लोग देते हैं। मास नंबर जो है ना वो ऑड होना चाहिए। जैसे दिख रहा है आपको सामने, ये कौन कौन सा देगा इसमें से, मास नंबर मतलब आपका ये रहता है ऊपर वाला, ये जिसका ऑड रहेगा, जैसे ये देगा आपका, ये नहीं देगा, 19 वाला दे सकता है, फास्फोरस 31 होता है, ठीक है, ये दे सकता है, ठीक है ना, C13 है, ये देता है आपका, ये ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं। ओनली न्यूक्लियर विद इवन नंबर बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स डू नॉट हैव रिक्वायर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिकली एक्टिव भी नहीं होते, इसलिए कोई सिग्नल वगैरह नहीं देते हैं हमारे। Which of the following is the most suitable light source for the UV visible spectroscopy? UV visible spectroscopy करना है भाई आपको, आपको करना है, ठीक है। आप बोलोगे सर मेरे को 200 से 800 नैनोमीटर तक का रेंज वाला चाहिए, तो किसको यूज करोगे आप लोग, बिल्कुल सरल है। इसमें ऐसा होता को सब आपके यूवी विजुअल के वो दे दिए हों। बच्चे पूछते थे जब पढ़ा रहे थे कि सर वो ऐसे याद करना है क्या, कौन सा कहाँ होता है, नहीं बेटा आप ऐसा नहीं, यूवी के सोर्स याद करो, केवल सोर्स याद करो, ठीक है। यहां पर सीधा सीधा आंसर होगा हाइड्रोजन लैंप होगा, ठीक है। ये सोर्सेस अच्छे से एक बार रिवाइज करते हैं अपन। देखो अगर आपसे बात करना है किसकी, यूवी विजिबल की, तो आप भाई यूवी विजिबल करोगे तो ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, जीनोन, आर्क, टंगस्टन, लैंप। लैंप सब में लगेगा भैया, बल्ब तो लगाना पड़ेगा ना, ये ऐसा बल्ब लगाओगे तभी तो लाइट आएगी ना विजिबल, यूवी विजिबल के लिए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नर्स ग्लावर बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये नर्स ग्लावर भाई, ठीक है ना। और ये नर्स ग्लावर होता है, ये इसकी स्पेलिंग अलग होती है, मरकरी आर्क लैंप होता है, ठीक है। तो ये याद रखना अच्छे से, नर्स ग्लावर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्स ग्लावर। एनएमआर में क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स यूज करना पड़ता है। फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में मरकरी वेपर लैंप करते हैं। आपका इलेक्ट्रो पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस में क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लेस्ट्रॉन पे भी क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रॉन परमैग्नेट रेजोनेंस, जो आपका ये इसमें ध्यान रखना है, क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर को यूज किया जाता है। ये आ गया क्वेश्चन, शिफ्ट टू द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ इज कॉल्ड। अब बताना है आंसर आपको भाई, ये याद करो, मैंने बताया था आपको एक डायग्राम, उसमें बताया था क्वेश्चन आता है बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, ठीक है ना, बैथोक्रोमिक हिप्सोक्रोमिक होता था, ठीक है ना, बैथोक्रोमिक होता था, हिप्सोक्रोमिक होता था, ठीक है। हिप्सो का मतलब बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक। हाइपर और हाइपोक्रोमिक तो हाइट वाली बात थी, यहाँ बेटा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट हो रही है लॉन्गर वेवलेंथ में, मतलब भैया आप ब्लू कलर से रेड कलर की ओर जा रहे हो तो रेड शिफ्ट होती है, लेकिन रेड शिफ्ट तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो रेड शिफ्ट ऑप्शन नहीं दिया है, हिप्सो तो हो नहीं सकती, हिप्सो का मतलब होता है कम होना, तो बैथोक्रोमिक इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर बेटा, बैथोक्रोमिक आंसर होगा। ये डायग्राम याद करो अच्छे से, ऊपर नीचे दौड़ोगे तो ये आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है, ये बढ़ रही है। अगर यहां पर दौड़ लगाओगे अपन लोग एक्स एक्सिस पे, तो वेवलेंथ अपना कम बढ़ रहा है, यहां दौड़ लगाते जा रहे हो बेटा तो वेवलेंथ बढ़ता चला जा रहा है। जब वेवलेंथ बढ़ता है तो कौन से कलर की ओर दौड़ लगाते हैं हम लोग, रेड कलर की ओर। तो हमसे क्या पूछा है उन्होंने, इस साइड जा रहा है वेवलेंथ बढ़ता है, ये जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पहले यहाँ है, अब थोड़ी देर बाद ऐसी आ गई यहाँ पर, तो ये शिफ्ट हुई ना, तो यहाँ पर आपका पहले एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की वैल्यू मान लो आपकी 800, ये 200 थी, अब यहाँ आ गई बेटा तो कितनी होगी, मान लो हो गई 410 नैनोमीटर, बढ़ गया ना एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। जहां शिफ्ट हुआ वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी, तो भाई वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ी तो कौन सी शिफ्ट कहलाएगी, रेड शिफ्ट कहलाएगी। अब रेड शिफ्ट को तो भाई नहीं दिया ऑप्शन में, तो अब हम अगर आपको एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती है केवल हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक, इसमें क्या होता है हमारा, यहां पर चेंजेस नहीं होते वेवलेंथ में, ये इसकी ऐसा होता है। जब अगर हाइपरक्रोमिक हाइपोक्रोमिक होगी ना, तो ये जो है ना इसकी हाइट बढ़ जाएगी ऐसी, बस यहाँ पर ऐसी। तो अब इसमें कैसे बोलोगे कि सर वेवलेंथ खत्म हो गया, ना वेवलेंथ चेंज हुआ, कहां चेंज हुआ, वेवलेंथ तो वही है ना मेरे भाई। जब ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, इसकी जो चोटी है भाई, ये आपकी जो क्या कहते हैं एवरेस्ट है, जो एवरेस्ट आपकी शिफ्ट हो रही है यहाँ की ओर, ऊंचाई बढ़ रही है तो वो तो हाइपरक्रोमिक हो गई, कम हो रही है भैया उसकी हाइट तो हाइपोक्रोमिक हो जाएगी। इस ऊंचाई को कम और बढ़ होने में हो क्या रहा है, एक्चुअल में चेंजेस किसका हो रहा है, एब्जॉर्बेंस का हो रहा है।
और जब एक्स एक्सिस पर मूव होता है तो भाई हाइट तो रहती है उसकी कांस्टेंट। तो भाई अब जब हाइट कांस्टेंट है तो यहां की ओर आ गई तो वेवलेंथ बढ़ गया, यहां की ओर गई तो वेवलेंथ कम होगा। यहां भैया ब्लू कलर है कम वेवलेंथ रखता है, ये रेड कलर है बोलता है मैं तो सिग्नल बनाता हूं हाईएस्ट वेवलेंथ रखता हूं, तो यहां जाएगा। अब इसको रेड बोल दिया, रेड को बेटा बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर मान लो फिर भी चलो ये सब चीजें दुनिया की भूल गए आप लोग तो क्या करें, क्वेश्चन तो आना है यार एक यहां से अपन को। तो यहां पर हम बोले ना रेड शिफ्ट तो जानते हो रेड का वेवलेंथ हाई होता है भाई। अब जब समय हाई वेवलेंथ आपने लाइफ बॉय तो देखा होगा बेटा रेड कलर का होता कि नहीं होता, तो ये बैथो होता है, बैथो से मान याद कर लो बाथिंग, तो बाथिंग में भैया लाइफ बॉय आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, बाथिंग में लाइफ बॉय यूज कर रहे हो, रेड कलर है तो सीधा सीधा आपका ये बन जाएगा कॉन्सेप्ट, ऐसे याद कर लो अगर वैसे भूल गए तो, क्योंकि है कुछ नहीं, हिप्सो का मतलब होता है कम होना, ऐसे याद कर लो, नहीं होता चलो भूल गए, मैं तो ऐसे ही याद करो भैया मुझे याद है अच्छे से बाथिंग में रेड लाइफ बॉय रहती है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, टेंशन ही खत्म, हमें ना दिए डायग्राम बनाना ना कुछ करना, सीधा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेफेलोमेट्री द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज यूजुअली मेजर्ड एट विच एंगल, ठीक है ना, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 90 एंगल सीधा पढ़ाया था मैंने, नेफ्लोमेट्री में क्या रहता है 90 एंगल पे ही सब कुछ हम मेजरमेंट करते हैं अपना। बियर्स ला आ गया और लैम्बर्ट्स ला आ गया, दोनों मिलके काम करते हैं तो बियर लैम्बर्ट्स ला बनता है और यूवी का हमारा फार्मूला बन जाता है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल बन जाता है। अब हमसे बियर्स ला पूछा है, बियर्स ला किस पर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है, बियर्स ला किस पर डिपेंड करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लेंथ पर हमारा लैम्बर्ट करता है और कंसंट्रेशन पे कौन करता है बियर्स करता है। देखो यहाँ पे लिखा है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन, ये बियर्स ने बोला है, ठीक है, ये तो बोल ही नहीं रहा ये वाला हमसे। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन अकेला सॉल्यूशन से कुछ नहीं होना जाना है, कंसंट्रेशन से कुछ नहीं होना है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड कंसंट्रेशन उसके साथ वो कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होती। चलो अगर मान लो डी ऑप्शन नहीं था, अब आप आंख बंद कर लो सब लोग, डी नहीं है आपके पास मान लो ऑप्शन, तो आपको बी लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चे बी ऑप्शन दिया क्यों हमने भाई, जल्दी में क्या रहती, जल्दी में आज की सब दुनिया जल्दी में चलती है। बियर्स ला देखा उनने, सर ने बताया था लैम्बर्ट्स लेंथ है और ये कंसंट्रेशन, आगे पढ़ा ही नहीं भाई, आगे अच्छे से लिखा है भाई, एड्रेस पूरा लिखा है नीचे। हमने पूछा मेरा एड्रेस क्या है, हमने बोल दिया भाई मेरा एड्रेस मध्य प्रदेश है सागर, ठीक है। अब इतने से थोड़ी ना होगा, मैंने और फुल एड्रेस नीचे लिखा है बेटा, तो आप पोस्ट कहां करोगे भाई, जो परफेक्ट एड्रेस है जिसमें पिन कोड लिखा है, मोहल्ले का नाम लिखा है, वार्ड नंबर लिखा है, गली का नाम लिखा है, तो ये सब कुछ तो लिखा है बेटा, तो ऑप्शंस पूरे पढ़ा करो, ठीक है, तो डी इज द मोस्ट करेक्ट। देखो ये डिक्रीज हो रहा है, ये हमारा क्या है डिक्रीज हो रहा है, डी आई माइनस लगा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू किसके कंसंट्रेशन की, अगर लेंथ के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है तो वो हमारा लैम्बर्ट्स लॉ कहलाता है। इन दोनों ने आपस में क्या किया, मिल गए ये लोग और मिलके इन्होंने कहा बेटा एक काम करो हम बढ़िया इक्वेशन देते हैं आपको, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सीएल दे दिया, ये हम याद करके रखते हैं पूरा, इसी से हम अपना पूरा यूवी का कर्व बना लेते हैं। ये एब्जॉर्बेंस वर्सेस बढ़िया क्या करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन का कर्व बनाते हैं, स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यूवी का मेन कर्व किसके बीच बनता है बेटा, ये एब्जॉर्बेंस रहता है और वेवलेंथ के बीच बनता है, ये हमारा स्टैंडर्ड कर्व कहलाता है, ध्यान रखना। टर्बिडीमेट्री इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज यूजुअली मेजर्ड एट द पिच एंगल, इसमें आपका जो रहता है स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है बेटा बताओ जरा, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होगा, ना 80 होगा ना 90 होगा ना 100 होगा मेरे भाई, 180 होगा, ठीक है, ये 180 पे करते हैं, सीधा मेजर कर रहे हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन में, उसमें 90 पे करते हैं नेफ्लोमेट्री में, ध्यान रखना है 90 की एन से होती है, नेफ्लोमेट्री एन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर यूज ऑन द टिश्यू फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल टू प्रिवेंट द इंफेक्शन, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर यूज ऑन टिश्यू। अब टिश्यू पेपर मत समझ लेना कि सर अब तो टिश्यू लिखा है तो टिश्यू पेपर होगा, टिश्यू तो भाई हमारी बॉडी में होते हैं, तो बॉडी हमारी लाइव है, ठीक है ना, बॉडी हमारी क्या है लाइव होती है, तो अच्छे से याद रखो बेटा, डिसइंफेक्टेंट को हम लगाते हैं टाइल्स पर, फर्श पर, दीवारों पर, ठीक है, या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर जिसमें कोई जिंदा नहीं है, लाइव नहीं है, कोई लाइव सेल नहीं है, उस पर लगाते हो। आप बोलोगे सर वो एक इंस्ट्रूमेंट रखा था उस पर तो बैक्टीरिया घूम रहा था, तो वो तो लाइव है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि उसको तो हमको किल करना ही है ना, तो वो तो हमारा टारगेट है, उसके अलावा कोई और तो नहीं है लाइव। कोई भी आपके अगर अलाइव पर लगाते हैं और हाई कंसंट्रेशन में लगाते हैं अलाइव आर्टिकल पे, तो वो आपको याद रखना अगर हम अलाइव आर्टिकल पर लगाते हैं
तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और अगर आप लाइव पे लगाते हो क्या कहलाता है आपका, एंटीसेप्टिक कहलाता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, टिश्यू, तो टिश्यू यार हमारी बॉडी का ही टिश्यू है भैया, हमारे हम हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं 70% अल्कोहल से, तो पूछेगा भैया सैनिटाइजर में क्या है, तो एंटीसेप्टिक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजोल इज अ मिक्सचर ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निजोल, जब भी निजोल याद आए ना तो निजोल को याद कर लेना, निजोल किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। निजोल रिलेटेड किससे है पहले तो ये बताऊंगा, फिर अपन देखेंगे क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है वो तो बात। देखो निजोल जो होता है हमारा आईआर से रिलेटेड होता है, आईआर की सैंपलिंग में यूज होता है। लिक्विड पैराफेनिक हाइड्रोकार्बन विद हायर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ये निजोल्स कहलाता है, ठीक है। ये याद रखना, मूलिंग एजेंट के फॉर्म में इसको हम लोग यूज करते हैं। ये इज द राइट ऑप्शन आपका, ये निजोल्स हमको ध्यान रखना है, निजोल्स आपको ध्यान रखेंगे। ये ब्रांड नेम होता है मिनरल ऑयल का, भाई मिनरल ऑयल अपने जैसे भैया वो अलग अलग बेचते, फॉर्चून है, अलग अलग आता है ऑयल आता है सोयाबीन का, सनफ्लावर का, तो ये इसी तरीके से ये है, इन्होंने कहा मिनरल ऑयल है लेकिन नाम हमारा चलेगा, याद बच्चों को करना पड़ेगा निजोल्स को, है हम मिनरल ऑयल हायर मॉलिक्यूलर वेट। इंफ्रारेड आईआर में हम यूज होंगे, सैंपलिंग में यूज होंगे, मोलिंग के फॉर्म में हम यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम समझते हो, जैसे डिस्प्रिन है ब्रांड नेम होता है, प्रोप्योरिटी नेम कहलाता है, तो ऐसे ही न्यूजोल भी हमारा प्रोप्योरिटी नेम है, ब्रांड नेम है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सॉल्यूशन। एक हैवी मेटल का कॉमन सा इन्होंने बोला कि भाई आप हैवी मेटल का लिमिट टेस्ट करने वाले हो, मैं आपको नाम नहीं बता रहा कौन सी हैवी मेटल है, आप किसको यूज करना पसंद करोगे, उन्होंने ये बोला आपसे। तो उसका सीधा सा आंसर है कि हम अगर हैवी मेटल का करते हैं तो हम लेड नाइट्रेट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट को यूज करते हैं, ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, लेड नाइट्रेट। लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल जो होता है इसमें हम सल्फाइड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक इंप्योरिटीज विद द हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एसिडिक मीडियम। लेकिन हमारे ऑप्शन में बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ध्यान रखना हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसका अल्टरनेटिव है, लेड एसीटेट हम यूज करते हैं। एसिडिक मीडिया produce the reddish black color with the hydrogen sulfide which compared with the standard solution, ये नॉर्मल चलता है। the metallic impurity substance expressed in the parts per million, और लिमिट कितनी होती है बेटा 20 ppm होती है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को तो मैं ये कहूंगा कि ये लेड नाइट्रेट तो है ही, यहाँ पर लेड नाइट्रेट तो है ही हमारा ऑप्शन, लेकिन अगर और अच्छा होता यहाँ पर लिखा होता हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा होता ना, तो ये फिर हम यही आंसर लगाएंगे। नहीं है तो लगाओ लेड नाइट्रेट, अगर है, और वैसे ऑप्शंस में आएगा बेटा ये हाइड्रोजन सल्फाइड जरूर आएगा। और 20 ppm क्या होती है, लिमिट होती है, क्लास में आपको बताया हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना। टर्बिडिमेट्री सिमिलर टू द, बताइए किसके जैसा होती है टर्बिडिमेट्री। टर्बिडिमेट्री में क्या करते हो भाई बताओ, देखते हो ना आंखों से, नहीं देखते क्या, तो कलर ही तो देख रहा हो भैया, तो कलरीमेट्री है ना वो, कलरीमेट्री तो है ही, व्हाइट कलर सा दिखता है, उसमें क्लाउडी अपीयरेंस रहता है, तो कलरीमेट्री होती है वो, क्या होती है आपकी, कलरीमेट्री होती है, ध्यान रखना। ये देखो ये हमारा कलरीमीटर होता है, टर्बिडीमीटर होता है, इसमें ट्रांसमिटेड लाइट मेजर करते हैं, इसमें ट्रांसमिटेड लाइट मेजर करते हैं। इसमें एंगल कितना रहता है हमारा 180 रहता है, इसमें भी 180 रहता है। डिफरेंस क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करते हैं, इसमें स्कैटरिंग, टर्बिडीमेट्री में केवल हम स्कैटरिंग देखते हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन देखते हैं, ठीक है। बाकी हैं लगभग ये एक ही चीजें होती हैं। सॉल्वेंट यूज इन द एनएमआर शुड नॉट कंटेन, अब आपका इसका आंसर आप लोग बताओ भाई, मैं नहीं बता सकता भाई। एनएमआर का नाम क्या होता है, प्रोटॉन एनएमआर होता है, हम प्रोटॉन को खोज रहे हैं, ये प्रोटॉन हमारा घूम गया है, मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट था, यहाँ पे प्रोटॉन हमारा घूम गया है, ये प्रोटॉन घूम गया है, अब हम इसको डेक कर रहे हैं। अब जिस जिस व्हीकल में हम लोग खोज कर रहे हैं, मान लो उसमें पहले से ही प्रोटॉन आएगा, तो किसको खोजोगे यार, वो ही दिखा देगा कि है प्रोटॉन यहाँ पर, समझ गए। तो हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन एटम है यार, आपका सॉल्वेंट है, आप एक सैंपल लेके आए, उसमें हाइड्रोजन को खोज रहे हो, और उसमें सॉल्यूशन में पहले से ही हाइड्रोजन है, तो पीक में उसका भी तो हाइड्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं कर सकते हम प्रोटॉन एनएमआर में हाइड्रोजन का। तो अगर C13 एनएमआर कर रहे होगे तो कार्बन वाला कंपाउंड नहीं ले सकते अपन, ठीक है। सॉल्वेंट में आप बोलोगे सर कंपाउंड तो लेंगे, उसको ही तो डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन जो सॉल्वेंट है जिसमें हमको डिसॉल्व करना है हमारा सैंपल, उसमें कोई भी एनएमआर एक्टिव कंपाउंड नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हो गया तो होना कुछ नहीं है, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, आपका रिजल्ट खराब आएगा। भाई आपने सैंपलिंग की, ऐसे 2 पीक मिल जाएंगे, कि ऐसा एक ऐसा 3 मिल गए, पता चला 2 अपने सैंपल के और ये आपका उसका मिल गया प्रोटॉन का, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ रिएजेंट इन द कार्ल फिशर टाइटेशन, ये भी पढ़ा है मैंने। कार्ल फिशर टाइटेशन में बेटा आयोडीन, सल्फर ऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं, हमने कई बार आपको याद कराया था, आज फिर से याद कर लो। आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को हम लोग यूज करते हैं। आयोडीन, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को अपन लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शन लिखिए नीचे। कार्ल फिशर टाइटेशन से किसको निकालते हो बताइए, कब किसका अगर हमको डिटेक्शन करना है तो किसको फोन लगाओगे भाई, अगर वाटर या मॉइस्चर का डिटेक्शन करना है तो कार्ल फिशर को लगाओ फोन फिर, ठीक है। इसका बिच फिल्टर आर यूज एज अ सेकेंडरी फिल्टर इन द नेफ्लोमीटर, नेफ्लोमीटर में सेकेंडरी फिल्टर कौन सा होता है बेटा, नेफ्लोमीटर में सेकेंडरी फिल्टर कौन सा होता है, विजिबल फिल्टर होता है बेटा। एब्जॉर्प्शन पहले रहेगा, बाद में विजिबल रहेगा, ठीक है ना, तो ये आपका विजिबल फिल्टर होता है, ध्यान रखना, विजिबल फिल्टर इज द राइट आंसर। ये देखो आपका लाइट सोर्स है टंगस्टन फिलामेंट, इसमें व्हाइट लाइट यूज कर सकते हैं, फिल्टर रहेगा ब्लू फिल्टर ऑफ 530 नैनोमीटर तक, विजिबल फिल्टर इसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेन रहता है नेफ्लोमेट्री का, सेकेंडरी फिल्टर होता है। ये हाई कंसंट्रेशन के लिए चलती है टर्बडी और लो के लिए चलती है नेफ्लो, ये पूरे डिफरेंसेस पढ़ाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज सोर्स इन द फ्लोरीमेट्री, फ्लोरीमेट्री में सोर्स किसका यूज करोगे भाई, यूवी का ही तो दूसरा फॉर्म है, हम यूवी जैसे ही चलते हैं, लगभग टंगस्टन जो हमारा फिलामेंट वाला बल्ब होता है ना, सबसे अच्छा सोर्स है हमारा भाई, तो उसी को हम लोग यूज करते हैं, इसमें टंगस्टन लैंप हम यूज करते हैं, ध्यान रखना। ये देखो सोर्सेस हैं, ये मरकरी आर्क लैंप हो गया, जीनॉन आर्क लैंप है, टंगस्टन लैंप है, और ये आपका ट्यूनेबल डाई लेजर हो गया। हमको लाइट चाहिए, अब लाइट कहां से मिलेगी, वो इनसे हम ले सकते हैं, और बेस्ट अगर आपको फ्लोरीमेट्री है तो टंगस्टन फिलामेंट को ही स्पेशली हम यूज करते हैं। डीसेल्डिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन द, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले तो ये बताओ ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। देखो क्या होता है एनालिसिस में बच्चे, मैं बता रहा हूं ना, इनको ये पता नहीं रहता कि ये निजोल किस टॉपिक का है, डीसेल्डिंग किस टॉपिक का है, बेस पीक किस टॉपिक का है, फ्रेगमेंटेशन किस टॉपिक का है, मैकुलर फिल्टर अरेंजमेंट किस टॉपिक का है। भाई पहले टॉपिक पहचानो फिर आंसर देना, पहले तो बताओ टॉपिक कौन सा है। डीसील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना, किस टॉपिक में पढ़ते हैं, केमिकल शिफ्ट की कहानी है ये, किसकी कहानी है, केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट की यूनिट क्या होती है, पीपीएम होती है, ठीक है। मेजर करते हैं, यूनिट लेस होती है, मेजर उसको हम पीपीएम में करते हैं, ठीक है। केमिकल शिफ्ट कहां यूज करते हो बेटा, एनएमआर में या आईआर में, यूवी में या मास में। तो केमिकल शिफ्ट कहां करते हैं हम लोग भाई, ये मेजर करते हैं हम लोग कहां पर, इसमें एनएमआर में, ठीक है। और इसमें ये केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है, तो सीधा सीधा इसका डी आंसर रहेगा। Which of the following group enhance the fluorescence, फ्लोरोसेंस कौन सा ग्रुप बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं हमेशा फ्लोरोसेंस को क्या कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस को बूस्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस को बूस्ट कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, फ्लोरोसेंस को बूस्ट करते हैं। देखो यहां पर दिए है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं एनहांस फ्लोरोसेंस, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। विड्रॉ का मतलब समझते हो भाई, आप एटीएम गए, आपने अपने पैसे निकाले तो आपका बैलेंस कम हो गया, तो ऐसे यहां याद रखो आप फ्लोरोसेंस में कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपने पैसे निकाले हैं एटीएम से, तो बैलेंस कम हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी फ्लोरोसेंस। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला रहेगा भाई, जमा कर रहा है वो, तो फिर क्या होगा, फ्लोरोसेंस बढ़ता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास है, वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसके पास है भाई उनके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो याद रखना है स्पेशली। द इमिटेड रेडिएशन इन फ्लोरोसेंस विल बी, कैसा रहता है जब रेडिएशन जो आता है इमिटेड, वो कैसा रहता है, उसका वेवलेंथ क्या रहता है, हमेशा लॉन्गर रहेगा, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है उसकी। भाई हाई एनर्जी का एब्जॉर्ब हुआ था, अब जो निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा कम एनर्जी का है, एनर्जी कम है तो एनर्जी का ही तो उल्टा कौन होता है, वेवलेंथ होता है। यहां पर आपका सीधा सीधा आंसर रहेगा लॉन्गर वेवलेंथ, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। Which of the following vitamin can be detected by the फ्लोरीमेट्री, ये मैंने एप्लीकेशन में बताया था आपको, कौन सा विटामिन करते हैं बेटा, विटामिन B2। फ्लोरीमेट्री से क्या करते हैं, B2 को डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ध्यान रखना है इसको। विटामिन B2 का एस्टिमेशन फ्लोरीमेट्री से किया जाता है। अब आ गया देखो CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इन्होंने पूछ ली, हमने आपको कहा था याद कर लेना बेटा, OH की, NH की, आपकी कार्बोनाइल की याद कर लेना, CH वाले की बोली थी मैंने। स्ट्रेचिंग ही पूछते हैं जनरली हमसे, तो स्ट्रेचिंग पूछा है उन्होंने, CH का स्ट्रेचिंग कितना होता है। ऑप्शंस देखो जरा, 3000 से ऊपर होता है, तो 3000 से ऊपर, इसमें बहुत क्लोज ऑप्शन दे दिए इन्होंने, तो थोड़ा सा आपको अब याद करना पड़ेगा। ये भी दे दिया है, ये भी, इसमें जो रहेगा आपका ये आंसर आएगा।
एरोमेटिक है ना बेटा, मेन चीज ये है एरोमेटिक, इसकी हाई रहती है लगभग वो उस रेंज में चली जाती है NH वाली रेंज में, तो ये आपको याद रखना है। अगर एलिफेटिक है हमारा तो ये वाली रेंज हो सकती थी आपकी बी ऑप्शन वाली, ठीक है ना, ये हो सकती थी, बट यहां पर क्योंकि ये एरोमेटिक है तो आपका ये 3200 से ऊपर ही रहता है लगभग, तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। ये टेबल फिर से मैं बोलूंगा, एक बार मैं फिर पढ़ा देता हूं, आप याद कर लो। देखो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, स्ट्रेचिंग देखना है CH की, एल्केन है ना, तो देखो ये एल्केन का रहता है 2800 की समथिंग, ठीक है। एक याद करो, दो याद मत करना, दो नाव की सवारी मत करो, एक नाव को पकड़ो आप, तो ये 2800 याद रखो तुम तो, ठीक है ना। एल्कीन है, इसमें 3000 याद करो। इसी तरीके से ही सॉल्व होते हैं, एल्केन 2800, एल्कीन 3000, एल्काइंस 32, ठीक है ना, और आपका एरोमेटिक रिंग 3300, ऐसा याद कर लो आप। इसमें एल्केन, एल्काइन और एल्कीन ये लगभग आप तो इतना याद रखो, इनमें 3300 होता है। एल्डिहाइड में अगर CH है, ये एल्डिहाइड में बच्चा कंफ्यूज होता है, मैंने क्वेश्चन देखा, उन्होंने पूछा एल्डिहाइड में CH बताओ, उसके दिमाग में देखो कि सेट हो गया ना भाई, एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड, इसकी 1700 पे होती है भाई। वो आपसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की नहीं पूछ रहे मेरे भाई, वो आपसे CH की पूछ रहे हैं, केवल CH की भाई। एल्डिहाइड में तो एक रहता है ना H, तो C और H की पूछ रहे हैं इसके यार, C और H की पूछ रहे हैं आपसे, तो C और H की एल्डिहाइड की अच्छे से याद रखना, उनकी ये आपकी रहती है 2500 से 2900 की रेंज में रहती है। ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एल्केन कितनी होती है 2800, एल्कीन कितनी होती है आपकी 3000, एल्काइन और एरोमेटिक की मैंने बोला 3300 याद कर लो, एल्डिहाइड की याद रखना 2900 की समथिंग होती है। अब देखो ये तो हुए CH बॉन्ड, अब अगर यही एल्कीन है, उसमें कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड तो बनता है कि नहीं बनता, जैसे मान लो मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, तो यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 हो गया बेटा, तो यहां साइड तो आपका CH हो गया, ये हमारा CH स्टार्टिंग हो गया, इसका हमको पता चल गया भाई ये 3000 है। अब ये कार्बन कार्बन का भी तो बॉन्ड है ना, इसका कितना होता है, एल्केन में होता है हमारा वही आपका 1600 के समथिंग, एल्काइन में कितना होता है, एल्कीन में, ये एल्केन लिखा है यहाँ पर, एल्कीन है ये, ठीक है, ये रहता है अपना, और एल्काइन का कितना होता है आपका याद कर लेना 2300, इसी रेंज में लगभग साइनाइड का होता है, ये C और N बॉन्ड का भी 2300 के अराउंड होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब आता है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में याद रखना सैचुरेटेड वाला, इसमें तो मैं एक चीज बोलूंगा, आप तो 700 याद रखो, बस इतना 700, दैट्स सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, इतना याद कर लो। NH2 का और इनका आपको ध्यान रखना है, क्लियर, ठीक है ना। एडिना जो ये है इनको याद रखना है, इसका NH2 का याद रखना, OH का याद रखना, उनका 3500 के समथिंग होता है। इन NMR सैंपल शुड बी रोटेटेड एट, ये NMR का सैंपल होता है, उसमें रोटेशन कितने RPM पर होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है बेटा, याद रखना 25 RPM पर होता है, ठीक है ना। 25 RPM जो रहता है वही रहता है जैसा रोटेट फाइब्रेटर में होता है आपके टेबलेट के एवोल्यूशन में, वैसे इसमें होता है 25 RPM वाला, ध्यान रखना है। ये आपका यहाँ लिखा है, ये 25 RPM पर उसका रोटेशन होता है, जो सैंपल सेल रहती है उसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें, कैथरोमीटर इज एग्जाम्पल फॉर विच डिटेक्टर, कैथरोमीटर जो होता है किस डिटेक्टर के लिए ये जो होता है, कैथरोमीटर इज द एग्जाम्पल फॉर द विच डिटेक्टर, किस टाइप का डिटेक्टर है हमारा कैथरोमीटर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कैथरोमीटर जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है कैथरोमीटर। देखो थर्मो लिखा है इसमें, थरो लिखा है कि नहीं लिखा, थर्मो लिखा है तो याद कर लो, थर्मामीटर ही तो लिखा है यार, ये अगर हम जल्दबाजी में पढ़े तो थर्मामीटर ही पढ़ेंगे ना इसको, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है, ध्यान रखना इसको अच्छे से, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है। क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन क्रोमेटोग्राफी हमने जो क्लासेस ली हैं, क्वेश्चंस कराए हैं, उनको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग। डिटेक्टर देखो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर रहता है हीलियम के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, कैथरोमीटर बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी होती है ना, उसका फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर होता है, यहाँ डिटेक्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। इसके बाद स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, द फिल्टर इन डबल बीम फ्लोरीमीटर इज रिप्लेस्ड बाय, भाई स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर था, फिल्टर इज डबल बीम फ्लोरीमीटर, किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, जब डबल बीम वाला लगाते हैं तो बेटा हम उसको अच्छा करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करने का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ना इस दुनिया में, अगर हमको एक मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए तो उसका मोनोक्रोमेटर ही है, उससे अच्छा कुछ नहीं। ये पहले यूज होते थे ग्रेटिंग वगैरह, ये उतने परफेक्ट नहीं है, जब मोनोक्रोमेटर आ गया तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना भाई। जैसे मान लो हम घर में, हमारे यहाँ वाटर फिल्टर होता है, हम भाई उससे करें क्लोथ से, ठीक है,
फिर हमने उसके बाद एक फिल्टर लगा लिया, और अगर आपने अब आरओ लगा दिया एक्वागार्ड का, तो यार ये तो बेस्ट हो गया ना। तो ये मोनोक्रोमेटर सबसे बेस्ट हो गया। डिटेक्टर का कोई काम ही नहीं है भाई, डिटेक्टर तो यहाँ अलग ही चीज है, डिटेक्टर तो सेम चलते रहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो यहाँ क्वेश्चन है, इन सिंगल बीम फ्लोरीमीटर द प्राइमरी फिल्टर इज केप्ट एट विच एंगल टू द सेकेंडरी फिल्टर। भाई ये जो फ्लोरीमीटर होता है उसमें प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर के बीच का एंगल कितना होता है? एंगल देखो आपको 90 ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो आपने कभी देखा है, कहीं गए हो आप लोग जहां पे मिरर में फोटो बनती जाती है अपनी, तो इस तरीके से ही तो चलते हैं वो, इस तरीके से ही चलेंगे, 90 रहेंगे तभी तो होगा रिफ्लेक्शन इस तरीके से प्रॉपर, ठीक है। तो ये 90 का एंगल रहता है, ध्यान रखना है इसको। सिंगल बीम फ्लोरीमीटर में देखो टंगस्टन लैंप जो होता है हमारा सोर्स होता है, ये पूछ सकते हैं आपसे। द प्राइमरी फिल्टर एब्जॉर्ब विजिबल रेडिएशन एंड ट्रांसमिट द यूवी रेडिएशन, ये इसका काम होता है। इमिटेड रेडिएशन मेजर्ड एट 90 डिग्री बाय द सेकेंडरी फिल्टर, देखो ये देखा ना मैंने कहा था 90 से चलता है पूरा। एडवांटेज क्या होता है? सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है सिंगल बीम का। डिसएडवांटेज नॉट पॉसिबल टू रेफरेंस सॉल्यूशन, जो यूवी में चलता है, हमने बताया था अगर डबल बीम है तो हर बार कंपेरिजन होगा भाई, क्योंकि सैंपल वो लगा है हमारा। इसमें क्या होता है? सिंगल बीम में सिंगल कंपेरिजन होता है, ठीक है। इतने अच्छे से याद रखें एनालिसिस में बेटा। एनालिसिस का देखो मेन चीज जो है ना, आप सरफेसली पढ़े डीआई के एग्जाम के लिए, स्पेशली देखो आपको यूवी अच्छे से पढ़ के जाना है। आईआर यूवी में मैंने कहा उसका यूवी की जो रेंजेस होती हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। और इसका जो वो रहता है ना क्या इंस्ट्रूमेंटेशन, उसको अच्छे से पढ़ लेना। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ को अच्छे से पढ़े। आईआर में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो आपकी वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो। इसके बाद देखो जब एनएमआर पे पहुंचोगे तो एनएमआर में बेटा आपको केमिकल शिफ्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, और सिग्नल्स वगैरह पढ़ लेना, बस इतना सफिशिएंट। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेस पीक इंपॉर्टेंट है, ये कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल इंट्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो रेंजेस होती हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये चीजें इतना आप मतलब 101% करके जाइए। इसके बाद देखो जितनी भी मैट्री पढ़ी हम लोगों ने उनके कर्व याद कर लेना। देखो मैट्री अगर है पोलरियोमेट्री को छोड़ के, आप पोलरियोमेट्री को छोड़ के अगर कोई भी मैट्री रहेगी ना तो बेटा वॉल्यूम तो रहना ही रहना है। पोलरियोग्राफी में करंट और वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है, वो छोड़ के ये वॉल्यूम होना ही है। पोलरियोमेट्री में आपका वो रहता है, वो याद करो, इनके कर्व याद कर लेना। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, इनको याद कर लेना। ये कुछ टाइटेशन की मेथड्स होती हैं, वोलार्स मेथड, मोर्स मेथड, फजन्स मेथड्स, ये याद कर ले। कार्ल फिशर टाइटेशन को अच्छे से याद कर लेना। माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे जो बताए हैं उनको, क्योंकि आपके बिहार डीआई वाले सिलेबस में है, वो स्पेसिफिक लिखा है और आपके पेपर भी डिवाइडेड है, तो आ सकता है क्वेश्चन, तो उनको अच्छे से करके जाना है ये चीजें। ओके, इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके।